सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैस्लो की थ्योरी करी थी। हमने पढ़ा था कि ये यूएस के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी बनाई मोटिवेशन के ऊपर। तो मोटिवेशन के ऊपर ना बेसिकली इन्होंने जो थ्योरी बनाई है ना, इन्होंने ये ऐसे एक दिन में थ्योरी नहीं बनती है एक्चुअली, इसके ऊपर काफी स्टडी करना पड़ता है और अलग अलग तरीके से स्टडी करके ही थ्योरी बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं सोचना आप कि एक आदमी ने बोल दिया और सब इसको मानने लगेंगे। इसके लिए आप देखोगे बहुत सारी स्टडी करी गई है, और मोटिवेशन की एक थ्योरी नहीं है, कई लोगों की थ्योरी है। तो सबने इसको स्टडी किया है, जैसे लोगों को कनेक्ट किया है, जानवरों के ऊपर इसको स्टडी किया गया है, ठीक है, और चिंपांजी के ऊपर स्टडी किया गया है। तो जब कोई आदमी मोटिवेटेड होता है तभी जाके उसको उसके ऊपर हम उसको किसी चीज के लिए, अगर किसी की नीड होती है ना, तभी जाके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है। मैं मुझे एक थ्योरी याद है, एक थ्योरी तो क्या कहूँ उसको मैं। आपको पता है बंदर कैसे पकड़ते हैं? किसी बच्चे को पता है बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? यस सर। हाँ बताओ। नो सर। सर लालच नहीं, देके। लालच कैसे देंगे वही तो पूछना है। वो तो मुझे, मैं समझ गया सब जने की केला दे लालच दो में। उसके आगे। केला फेंक तो देंगे। वो हाँ ना। केला भी खा लेगा, एक केला। थप्पड़ मार के भी जाएगा। दोनों काम करेगा। दे के देख चलो लेना। चूहे के सर लिए थोड़ी पिंजरे में लगाते फेंक हैं। दो ना केला। पिंजरे में रख दोगे तो आएगा ही नहीं, वो इतना बेवकूफ है क्या वो? तो 10 आदमी से मिलकर उसको पकड़ लो, और क्या कर सकते हैं। नहीं, गिरना ऐसे चाहिए। नहीं करते। ऐसे नहीं करते हैं बेटा, वो उसके लिए मोटिवेशन वही मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझो। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताऊं। आप ही वैसे बता तो दो। कई, चलो कई तरीके बताओ हैं। सर आप। कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका बता रहा हूँ आपको, जो जनरली हमारे इंडिया में पकड़े जाते हैं बंदर। वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ना केज टाइप का रखते हैं जिसमें कटोरी सी, उसको ना रिंग को, मतलब उसमें कटोरा टाइप का ही होता है वो। उसमें क्या करते हैं, रिंग बांध देते हैं, मतलब लोहे की छड़ लगा के और पेड़ से उसको बांध देते हैं, लॉक कर देते हैं। और उसके अंदर ना मूंगफली रख देते हैं। तो बंदर जैसे जनरली पेड़ पे घूमते रहते हैं, तो जब बंदर देखता है मूंगफली को, तो उस जो कटोरा सा होता है ना, उसको बहुत कम उसकी साइज होती है। मतलब ऐसी होती है कि अगर वो हाथ को स्ट्रेट करके उसमें करेगा ना, पुट करेगा, तो उसका हाथ चला जाता है, तो मूंगफली को पूरा पकड़ लेता है और अपनी उसमें पूरा भर लेता है मूंगफली को, तो उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है। तो स्पेस कम हो जाएगा, अब वो खींचता है तो उसी में हाथ फंस जाता है। अगर वो मूंगफली छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर निकल जाए, लेकिन वो मूंगफली छोड़ता ही नहीं है। समझे? यस सर। मूंगफली छोड़ देगा तो हाथ बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो जो चेन होती है ना, वो जो जिसमें हाथ उसने डाला होता है, सिर्फ हाथ स्ट्रेट करके जाता है। और इतना कम स्पेस रहता है कि अगर किसी ने हाथ डाल के अंदर और मुट्ठी बंद कर दी ना, तो बाहर नहीं निकलेगा हाथ। बस यही काम होता है। अब रात भर उसी में लटकता रहता है वो। मालिक आता है, आराम से उसको दो थप्पड़ मारता है बंदर को, तब तक वो मुट्ठी नहीं खोलता, क्योंकि उसे मूंगफली चाहिए। उसके बाद उसके हाथ को जैसे भी उसको करना है, कैप्चर करके ले जाके अपना, वही जो देखते हो ना मूवीज में, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो वो बंदर को गले में बांध के रिंग नचाते हैं, बाद में उसे पालतू बना लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन है उसका हंगर। उसको मूंगफली खानी है, उसकी उसके लिए वो नीड है। तो हमने उसे मोटिवेट किया मूंगफली दिखा के, उसने उसको यूज किया, खाया और पकड़ा गया। अगर उसे खाने की इच्छा नहीं होगी तो पकड़ा भी नहीं जाएगा। समझे? इसी तरह से एक डॉग के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया। डॉग के साथ बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक डॉग को ना उन्होंने बांध दिया और रोज उसको मीट देते थे, तो उसके लिए बेल बजाते थे। तो बेल बजाते तो डॉग को, पहले बेल बजाते, फिर डॉग के पास वो मीट ले जाके दे देते थे पका पकाया। फिर वो खा लेता था, 2-3 दिन ऐसे ही किया। फिर एक दिन और कैमरे लगा रखे थे देखने के लिए, उसकी ऑब्जर्वेशन देखने के लिए कि क्या उसके अंदर, क्या एक्चुअली में हमने उसके अंदर नीड पैदा कर दी, वांट हमने कर दिया उसके लिए। क्योंकि रोज आप मीट दोगे तो डॉग को लालच आएगी, अब रोज खाने की इच्छा होगी उसकी। अगले दिन क्या किया, 3-4 दिन के बाद खाली बेल बजा दी, बेल बजा के छोड़ दिया। जैसे ही बेल बजाया ना, तो उसका लार टपक गया डॉग का। दैट मीन्स हमने उसके अंदर वांट, मतलब नीड और वांट हमने ला दिया था उसके अंदर। फिर इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, फिर चिंपांजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। डॉग के साथ तो ये एक्सपेरिमेंट किया कि मीट को दूर रख दिया उसके केज से और एक स्टिक रख दी, तो डॉग उसने उसे खींचा नहीं। लेकिन चिंपांजी थोड़ा समझदार होता है, उसके साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। तो अब उसने क्या किया, स्टिक से खींच लिया उसको और खा लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि
हम किसी इंडिविजुअल के अंदर नीड या वांट रख सर सकते हैं। हाँ, चिंपांजी मीट थोड़ी खाता है। चिंपांजी यार खाना मतलब मीट, वो खाने के आपने लिए जो भी मीट उस, बोला हाँ ना। वो गलती से बोल दिया मैंने, कोई खाना मतलब फूड, फूड रखा। डॉग को तो मीट रखा, चिंपांजी के लिए भी फूड सर्व किया, जो भी उसका फेवरेट फूड होगा वो सर्व किया होगा। बट एक्सपेरिमेंट सेम था, देखने के लिए कि क्या उसके अंदर भी लालच आ रही है, क्या उसको प्राप्त करने के लिए उसने कुछ अपनी तरफ से एफर्ट दिए। तो डॉग ने भी दिए लेकिन उसकी उतनी ज्यादा होशियार नहीं था। लेकिन चिंपांजी क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी काफी सारा कर सकता है, उसके हमारे जैसे हाथ हैं, तो उसने उसको ड्रैग कर लिया और उसको जो भी फूड दिया था उसे सर्व कर लिया उसने, मतलब उसको खा पी लिया। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर हम चाहें तो नीड और वांट को ला सकते हैं। बेसिकली नीड होता है जो हमें खाना है, मतलब भूख लगी है तो हमें कोई भी खाना पसंद होगा, और वांट होता है कि आप खाने के अंदर कौन सा खाना डिजायर करते हो। तो दोनों पैदा किए जा सकते हैं। इसीलिए जॉब में देखोगे, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में लोग काम करते हैं, उनको आप अगर मान लो रोज आप कॉफी पिलाते रहो, पार्टी सार्टी करते रहो, तो उनके अंदर एक वांट आ जाएगा, डिजायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी थ्योरी आती है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी थ्योरी आती हैं, वो थ्योरी एक्सपेरिमेंटेड होती हैं, किसी ना किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैस्लो ने, जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने भी थ्योरी ऐसे रातों रात नहीं दी, इनको थ्योरी काफी ज्यादा इन्होंने उसको अप्लाई किया और प्रूव किया कि ऐसा होता है, तब जाके इनकी थ्योरी लागू हुई और दूसरों के ऊपर भी अप्लाई हुई। तो आज की डेट में हम इसकी थ्योरी को यूज करते हैं। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसेंटिव्स। अब देखो इंसेंटिव्स आप देखते हो, इंसेंटिव्स क्या होते हैं बताएंगे कोई बच्चे अपनी क्लास के, क्या होता है इंसेंटिव? सर पैसा। सुना है ना? चलो अपने घर में जरूर सुना होगा, बोनस। पेरेंट्स, बोनस कह लो, ठीक है। तो देखो इंसेंटिव होता है कि टू सेटिस्फाई द नीड एंड मोटिव ऑफ द एम्प्लॉय, मैनेजर्स ऑफर वेरियस इंसेंटिव। इंसेंटिव कोई भी ऐसा काम हो सकता, मतलब कोई भी ऐसा स्टेप होता है जिसमें एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इंसेंटिव फाइनेंशियल भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा दीपावली के समय पेरेंट्स को आपके बोनस मिला होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव था, पैसे मिलते हैं, उनकी जो सैलरी होती है उस दिन डबल सैलरी मिलती है। तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन काफी कुछ कर रही है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये इंसेंटिव क्यों दिए जाते हैं, वही लॉजिक है। अगर आप इंसेंटिव दोगे तो इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉय है, अगर ह्यूमन बीइंग है, वो मोटिवेट होगा। मोटिवेट होगा तो वो अपना 100% देगा जॉब में। उसकी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया जाए और उसका एफर्ट अपनी तरफ से बढ़ेगा। और देखो, जो इंसेंटिव्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दो तरह की होती है, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ट्राई टू गवर्न द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। जो मैनेजमेंट होता है वो कोशिश करते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर को सही किया जाए, यानी कि उनको सेटिस्फाई किया जाए, उनके नीड्स को पूरा किया जाए। फॉर दिस पर्पज वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड। इसी वजह से उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, और इंसेंटिव कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो इंडिविजुअल को स्टिमुलेट करे काम को करने के लिए। तो अगर आप किसी एम्प्लॉय को अच्छे से इंसेंटिव दोगे तो वो अपना और एफर्ट लगाता है उसको पाने के लिए, यानी कि अपनी तरफ से द बेस्ट देने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया सब बच्चों को समझ में? यस सर। यस सर। अब देखिए फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दो तरह की इंसेंटिव होती हैं। पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव की। देखिए फाइनेंशियल इंसेंटिव आप समझ गए होंगे इस फोटो से ही, कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें पैसे के फॉर्म में इंडिविजुअल को दिया जाता है, यानी कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट से एसोसिएट करती है। या तो आप सीधा सीधा कैश दे दो या इनडायरेक्ट कैश दे दो, यानी कि मतलब इसमें ये होता है कि आप पैसा इनडायरेक्टली दे दो, जहां उसका पैसा खर्च हो रहा था आप खर्च कर दो, सीधा उसको ना देके बोल दो कि अगर तुम यहाँ से वहां घूमने जाओगे तो हम आपको पैसा दे देंगे, इसका किराया हम दे देंगे। तो ये भी तो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पैसा तो आप ही पे कर रहे हो ना, लेकिन वो जाए उसको यूज करेगा तब मिलेगा उसको। और अगर आप कैश दे देते हो तो वो उसको हो सकता है किसी और काम में यूज कर ले। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसको हम हमेशा मनी की टर्म्स में कंपेयर करेंगे। पॉइंट क्लियर है?
यस सर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं। देखो सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है दैट इज पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस, तो देखो फॉर एनी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक इंसेंटिव। किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी होती है वो उसका बेसिक इंसेंटिव होता है। तो आप उसको सैलरी पे करके उसको डियरनेस अलाउंस दे के, डियरनेस अलाउंस सुना होगा आपने, महंगाई भत्ता होता है जब हम पे करते हैं, जब महंगाई बढ़ जाती है। तो इस तरह के हम उसको परक्विजिट सुविधाएं दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उससे ये डायरेक्टली मोटिवेट होगा और मेहनत से काम करेगा। तो पहला इंसेंटिव कौन सा, फाइनेंशियल पे एंड अलाउंसेस। इज इट क्लियर? सर यस सर। हाँ बोलो। बेसिक पे तो जॉब एग्रीमेंट में ही आता है, तो वो भी इंसेंटिव में ही आएगा। देखो आप ना, होता है क्या है कि बेसिक पे जो है कई बार इंक्रीज किया जाता है। जैसे बेसिक पे जब आप जॉब लेते हो तो आपका एक बेसिक पे होता है, उसी के बेसिस पे आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। ठीक है, जैसे आपको, जैसे सपोज करो आपके पेरेंट्स हैं तो उनको बेसिक पे का कुछ परसेंट डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। जैसे अभी आज का न्यूज अगर देखोगे ना, तो आज पंजाब की गवर्नमेंट ने 17% जो डियरनेस अलाउंस था वो मेरे ख्याल 28 या 29% कर दिया है। ठीक है, तो जो भी जिस आदमी का भी बेसिक पे होगा उसी के बेसिस पे उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा पे। तो एक तरह से देखा जाए तो आज से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम जो यस सर। सैलरी की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिक पे की बात कर रहे हैं। देखो सैलरी के अंदर कई सारी सुविधाएं भी मिला के होती हैं, लेकिन सैलरी जो असली सैलरी है वो बेसिक पे होती है, जो डायरेक्टली आपको मिलती है। उसके अलावा तो और सब इंसेंटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, डियरनेस अलाउंस को बढ़ा दिया जाए, और जो स्टॉक्स भी सुविधा, देते हैं, क्या? शेयर वगैरह, हाँ शेयर्स वगैरह शेयर्स, जो देते हैं, वो भी। हाँ कंपनी कंपनी शेयर्स भी देती हैं। ठीक है, शेयर्स भी देती हैं कंपनी, मतलब आप उसको शेयर्स के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, कंपनी दे देती है। ज्यादातर दीपावली उपावली में ऐसा कर देती है कंपनी। हम वो भी पढ़ेंगे एक एक करके। हाँ वो भी इंसेंटिव है। देखो दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एम्स एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इसमें सीधा बता देती है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कि अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से हम आपका पेमेंट भी बढ़ाएंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपनी ये बोल देती है कि इस बार जो हमारा, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, पहले मान लो 50 लाख का प्रोडक्शन, सपोज करो 50,000 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा था। अगर किसी कंपनी ने 60,000 करोड़ का प्रोडक्शन कर दिया, तो जिस रेट से प्रोडक्शन बढ़ा है उसी रेट से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोल देती है कि हम आपकी मजदूरी भी बढ़ा दें। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मजदूरी बढ़ा देती है। इसको ये बोलते हैं ओवर प्रोडक्ट। टाइम ही है सर, या ओवर टाइम नहीं है ये? नहीं 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 नहीं, ओवर टाइम से मतलब नहीं होता है इसमें। इसमें मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्शन की ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो आपका वेजेस बढ़ेगा। अगर आपकी प्रोडक्शन की वेजेस नहीं बढ़ेगी तो फिर आपका वेजेस जो पहले मिल रहा था वही मिलेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है। अब सेल्स डिपार्टमेंट वालों को हमने बोल दिया कि पिछली बार तुम लोगों ने 1,000 करोड़ का सामान बेचा था, अगर इस बार 2,000 करोड़ का सामान बेच दोगे तो हम आपका वेजेस डबल कर देंगे। तो अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने ऐसा कर दिखाया बाई चांस, तो फिर उस प्रॉमिस को पूरा करती है कंपनी, उनको पैसे डबल वेजेस देती है, या जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया होगा उस हिसाब से देती है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये भी एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव है। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बेस्ड इंसेंटिव, क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से इसमें इंसेंटिव दिया जाता है। अगर कंपनी प्रोडक्शन अच्छा करती है तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। और तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, बोनस। इट इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय ओवर एंड अबाउट द सैलरी और वेजेस बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, बोनस जो होता है ना, बोनस दिया जाता है अगर कोई कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होती है, प्रॉफिट कमाती है, तो वहां के एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन खुश होके अपने ही एम्प्लॉयज को बोनस देती है। अब बोनस देने का तरीका अलग अलग है। बोनस कैसे दिया जाता है? ज्यादातर कोशिश यही होती है कि कोई त्योहार होगा तो उस त्योहार में दे दिया जाएगा। जैसे हिंदुओं का मेन मेन त्योहार कौन सा है? दीपावली है, तो दीपावली के 1-2 दिन पहले दे दिया जाता है। तो उस दिन क्या होता है, एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए
स्वीट्स वगैरह लाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ये एक तरीका है। अगर मान लो मुस्लिम है तो उनके लिए फिर ईद के समय दे दिया या ऐसे ओकेशन पे दे दिया जाता है। बात समझ में आ गई? यस सर। ये ना फाइनेंशियल इंसेंटिव इसलिए माना जाता है कि इसमें उनको सैलरी बढ़ा के दी जाती है, डबल दे दी जाती है, जो कि शुरू में ही समीर ने बोला था, बात हुई थी ना हमारी, शुरू में किसी बच्चे ने बोला था कि सर बोनस, तो वही वाला चीज है। फिर एक और आता है, ये भी एक स्टूडेंट ने भी थोड़ी देर पहले बोला, प्रॉफिट शेयरिंग। होता क्या है कि एम्प्लॉय को मौका दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा लेने के लिए। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉइज आर गिविंग गिवन अपॉर्चुनिटी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। इट विल हाईली मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। कुछ कंपनियां ऐसी हैं वर्ल्ड में जो प्रॉफिट शेयरिंग करती हैं। उन कंपनियों ने सीधा बोल रखा है एम्प्लॉइज को कि अगर हमारा प्रॉफिट इससे ज्यादा हुआ तो हम सब में बांट देंगे। तो होता क्या है बेसिकली, अगर वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जो जिसको हम बोलते हैं कि भाई उम्मीद से ज्यादा कमा गए, तो वो वाला प्रॉफिट सब में बांट दिया जाता है एम्प्लॉइज के बीच। ये भी फाइनेंशियल है क्योंकि पैसे ही दिए जाते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। फिर एक और आता है स्टॉक ऑप्शन। ये हम अकाउंट्स में, आप पहले टॉपिक था, अब ये हट गया। एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ डिस्काउंटेड रेट। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज से बोलती है कि आप ना हमारे शेयर सस्ते में ले लो। तो जो शेयर्स का रेट मार्केट में, मान लो एक शेयर का रेट मार्केट में जो 1,000 रुपए का है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोलती है कि आप 800 में ले लो या 700 में ले लो। और अगर आप मतलब हमारी कंपनी में 2 से 3 साल तक रहोगे तो हम आपको इसको, मतलब आपके नाम पे ही ये शेयर हो जाएगा। और आप उसमें कंडीशन लगा देते हैं जनरली, कि मतलब प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि आपको हम आप शेयर्स दे देते हैं कंपनी का सस्ते रेट में, लेकिन आपको इसके लिए 2 साल तक हमारे कंपनी में रहना पड़ेगा। तो वो तैयार हो जाते हैं एम्प्लॉय की, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है इसके साथ। तो स्टॉक ऑप्शन प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनी अपने ही शेयर्स को डिस्काउंटेड रेट पे अपने एम्प्लॉइज को दे देती है। मार्केट में उसका रेट ज्यादा होता है और बिजनेस वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनको सस्ते रेट पे दे दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट सबको? सर यस सर। हाँ बोलो। एम्प्लॉय अगर उसी टाइम शेयर लेके फिर मार्केट प्राइस पे बेच सकता है? देखो इसमें ना बहुत सारा, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत कंडीशंस होती है। मैं आपको इसलिए मैंने सीधा सीधा ही बोल दिया था कि कंडीशन होती है। अगर कंपनी अलाउ करेगी तो बेच सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो रूल्स है ना वो कंपनी तुरंत अलाउ नहीं करती। इसमें तो कंपनी को डैमेज है। देखो कंपनी का, आप सोचो कंपनी ने ऐसा क्यों किया होगा, को पार्टनरशिप क्यों बनाया होगा, कंपनी ने इसको पार्टनर बनाया तो इसको थोड़ा कंडीशन तो रखेगी ना, कि आप अगर हमारे साथ इतने साल तक रुकेंगे तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, है ना। ये इसलिए दिया जाता है कि एम्प्लॉय छोड़ के भागे नहीं। लेकिन डिपेंड करता है, एट द एंड ऑफ द डे मैं वही बता रहा हूँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि कंपनी ने कंडीशन क्या रखी है। अगर कंपनी ने कंडीशन रख रखी है कि ठीक है हम आपको शेयर्स बेच रहे हैं सस्ते रेट पे, और अगर आप चाहो तो कल ही बेच सकते हो, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है, एम्प्लॉय बेच देगा उसको। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब कई कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि इंसेंटिव दे देती हैं, बोलती हैं स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रहे हैं, आप शेयर्स खरीद लो डिस्काउंटेड रेट पे। जब वो खरीद लेते हैं तो मार्केट रेट पे बेच भी देंगे। लेकिन आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, कंपनी ऐसा करेगी नहीं, थोड़ा सा तो कंडीशन लगाएगी नहीं, तो उसका अपना फायदा भी तो देखना है। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। देखो ये भी जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब जो है एम्प्लॉइज को मिलता है। एम्प्लॉइज में इसमें क्या होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड वाला मैं बताऊं आपको, प्रोविडेंट फंड में कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसे तो आपके कटेंगे और कुछ पैसे ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस समय करेंटली जो रूल है 3600 का है मिनिमम, तो 3600 में से 1800 आपके कट जाएंगे आपके तनख्वाह में से, और 1800 ऑर्गेनाइजेशन अपने, मतलब जो ओनर होगा बिजनेस का, जो भी कंपनी होगी, कंपनी का जो ओनर होगा वो कंपनी बियर करेगी, मतलब भुगतेगी। और ये पैसा इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। और ये प्रोविडेंट फंड जो है ना, आप इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो 8 साल 10 साल कट गया प्रोविडेंट फंड, और सडनली किसी एम्प्लॉय को एकदम जरूरत आन पड़ी, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया या अचानक पैसे की जरूरत आ गई, या बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजना है और पैसे नहीं है,
तो इस प्रोविडेंट फंड को ये यूज कर सकता है, ठीक है, उसको अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकता है और उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसी तरह से स्टूडेंट पेंशन फंड भी होता है। इस प्रोविडेंट फंड में से जो मैंने बताया ना आपको 1800 तो ओनर उसका कट जाता है, ओनर का, और ये मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ मैं, इससे भी ज्यादा होता है, जैसे 10,000 भी हो सकता है, 15, वो तो डिपेंड करता है कैसे देना है ओनर को और उसके बीच में एग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर मान लो उसका, सपोज करो मैं अगर 3600 का ही एग्जाम्पल लूँ, तो 3600 में से 1800 जो ओनर का कटता है, उसमें से कुछ परसेंट उसके पेंशन फंड में चला जाता है, और हर साल हर महीने वो कटता रहता है, और ऐसे करके जब वो जॉब पूरा हो जाता है उसका, तो लास्ट में जब वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है उस पैसे के ऊपर, ठीक है? आ गया समझ में? ये भी यस इन सर। फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पैसे मिलते हैं लेकिन तुरंत नहीं देते। हाँ, अगर आप प्रोविडेंट फंड का तुरंत इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन पेंशन वाला फंड तभी मिलेगा जब आप रिटायर होगे। तो इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं पैसे में। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे एम्प्लॉय जो खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कंपनी में भी हैं, तो जब वो रिटायर होते हैं तो उनको बहुत सारा एक ही बार में पैसा मिलता है। वो यही पैसा होता है, एक्चुअल में ये उन्हीं का पैसा होता है जो पहले उनकी सैलरी से काटा जा रहा है, और कुछ पैसा ओनर का होता है जो ओनर दे रहा था। आ गया समझ में? सर फिर अब बंद क्यों कर दी है पेंशन? देखो, पेंशन इसलिए बंद की कि गवर्नमेंट को इसमें लॉस हो रहा था, लेकिन आप ये समझ लो कि पेंशन बंद तो कर दी, तो पेंशन आप ये समझो ना, पेंशन मिलती कैसे थी, आप ही की सैलरी में से पैसे काट के और कंपनी को भेज दिया। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसी की सैलरी में से कुछ हिस्सा काट के और भेज दिया जाता था उसकी बेसिक पे में से, तो वो इकट्ठा होते होते वो कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाता था, उसी में से पेंशन दिया जाता था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये चीज ना दे के हम आपको सीधा लमसम पैसा दे देते हैं, और अगर आप ड्यूरिंग द जॉब अगर आप पैसा कटवाना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के जिसमें आप अपने जेब से पैसे कटवाओ, उसमें सबमिट करो, और आपको लास्ट में पेंशन मिलेगी। तो इट इज ऑन योर हैंड, आपके हाथ में है। आप अगर लेना चाहते हो तो पहले वाला स्कीम अभी भी अप्लाई है, बस ये है कि सरकार नहीं देगी, आपको खुद कटवाना पड़ेगा पैसे, ठीक है? यस सर। पहले सरकार काटती थी पैसे, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो। अब गवर्नमेंट काटती नहीं है, गवर्नमेंट कहती है हम आपको पूरा सैलरी दे देंगे, आपको अगर कटवाना है तो आप सेविंग कर सकते हो, उसके लिए स्कीम्स अभी भी है, ठीक है? तो ये हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट। एक आता है पर्क्विजिट्स। देखो, पर्क्विजिट्स एडिशनल पे कह सकते हो, कुछ भी इसमें आ जाएगा जो छूट गया है। फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी दे देना, मेडिकल फैसिलिटी दे देना, व्हीकल अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे आप ऑफिस में जाते हो आते हो रोज, तो उसमें आने जाने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग अलाउंसेस बोलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं वैसे हम लोग नॉर्मली। तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, जैसे मान लो महीने का 3,000 ट्रेवलिंग अलाउंस है, तो आपको रोज के 100 रुपए मिलते हैं ट्रेवलिंग करने के। आप चाहे तो उसको बस में जाओ या अपनी व्हीकल से जाओ, कार से जाओ, वो फर्क नहीं पड़ता। जितना महीना आप जॉब करोगे उस महीने का ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। अगर आप एक दिन भी महीने में चले गए जॉब करने, तो उस महीने का आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है? इसीलिए आपने देखा होगा अभी कोरोना के समय सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मैक्सिमम। बीच में एकदम जब एकदम लॉकडाउन लग गया था, तो सभी वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे उनके ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधा अनाउंस कर दिया था कि जब घर से ही कोई काम कर रहा है तो रास्ते में तो जा आ रहा नहीं है, तो उसके ट्रेवलिंग अलाउंस गवर्नमेंट को नहीं देने पड़े। इसी तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूटों ने भी काटे। जो कंपनियों में आपके पेरेंट्स अगर कंपनी में या कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, तो उनको ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिला होगा, ठीक है? आ गया समझ में सबको? यस सर। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स, ये हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो हमने पढ़ा। तो कौन समझा रहा है? देखता हूँ किस बच्चे को एकदम आ गया है। एक बच्चा कौन समझाएगा? हैंड रेज करो जरा, मैं वेट कर रहा हूँ, देखूं कौन बच्चे ने एकदम कंसंट्रेशन से क्लास सुना है। एक भी बच्चा नहीं है, हैरानी वाली बात है। कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर दूंगा, गौरी भारद्वाज। ठीक है बेटा, स्क्रीन शेयर करूं? नो सर। हाँ तो चलो बताओ, समझाओ, मैं आपको स्क्रीन दिखाता रहूंगा। पे एंड अलाउंसेस से शुरू करो। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है ये बताओ। सर फाइनेंशियल इंसेंटिव हम किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह तो उसको मोटिवेट रखने के लिए कि वो अच्छे से एफिशिएंसी से काम करे।
ठीक है, अब पहला एक्सप्लेन करो। सर फर्स्ट है पे एंड अलाउंसेस। इसमें बेसिक तो हमारा एक सैलरी होता है, लेकिन हम सैलरी से डियरेंस अलाउंसेस और बाकी अलाउंसेस भी देते हैं कुछ। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली पैसा देते हैं, डियरनेस अलाउंस और इस तरह की। ठीक है, दूसरा। सर सेकंड है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। इसमें हम एक एम करते हैं कि हम इतनी प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करेंगे, और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उसके हम अपनी एम्प्लॉय की सैलरी या बोनस भी देते हैं उसको। अच्छा, अगर लॉस हो जाए, मान लो प्रोडक्शन इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाए, तब? तो सर जो उसकी नॉर्मल सैलरी है वही देंगे उसको, कम भी नहीं करेंगे और बढ़ाएंगे भी नहीं। ठीक है, तीसरा। यानी कि कुल मिला के उसके प्रोडक्शन के ऊपर लिंक्ड है, उसका वेजेस जो है डिपेंड करता है उसके प्रोडक्शन के ऊपर, कि अगर उसने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया तो उसको वेजेस उसके बढ़ जाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट। सर बोनस में उसकी जो सैलरी होती है उससे ज्यादा उसको कुछ वेजेस मिलते हैं अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो। अच्छा, मान लो अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या बोनस दे सकती है? नो सर। क्यों? इस बार कई कंपनियों को लॉस हुआ है, उन्होंने बोनस दिए अपने एम्प्लॉइज को। इनफैक्ट डबल भी, कईयों को तो 20-20 हजार बोनस दिया है, जो मल्टीनेशनल सर कंपनियों में काम कर। कंपनी पे डिफर करता है, अगर कंपनी अपनी गुडविल अच्छी बनाए रखना चाहती है तो वो फिर भी हाँ, देगी। ठीक है, तो कंपनी बेसिकली क्या करती है कि अपने ना फंड इकट्ठे करके रखती है, आपने अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिजर्व्स क्रिएट करके रखती है। तो कंपनी को पता होता है कि कभी तो ऐसा समय आएगा ना जब उसको लॉस हो जाएगा, तो उसी लिए वो अपने रिजर्व्स क्रिएट करके रखती है। और ऐसी सिचुएशन कभी आती है जैसे इस बार कोरोना में आई, तो उसके बावजूद भी, इवन दो कंपनी हैज सफर्ड, लॉट ऑफ कंपनीज हैव सफर्ड लॉस, उन्होंने बोनस देने से मना नहीं किया, दे हैव गिवन द बोनस टू देयर एम्प्लॉइज। तो अपने रिजर्व्स में से निकाल के दे दिए उन्होंने। तो इससे काफी अप्रिसिएशन किया उन्होंने, एम्प्लॉइज अप्रिशिएट किया कि भाई देखो, ऐसे बुरे वक्त में भी इन्होंने हमें बोनस दिया है, हमें सेलिब्रेट करने के लिए बोला है, और दीपावली मनाया, और मतलब इस तरह के त्योहार आप मना सकते हो। तो इससे मोटिवेशन मिलती है एम्प्लॉइज को, और कई कंपनियां ऐसा करती हैं। इवन दो दे आर सफरिंग लॉस, कई कंपनियां तो 2-2 3-3 साल से लॉस होने के बाद भी बोनस दे देती। हालांकि अगर वो चाहे तो बोनस नहीं भी देंगे, और उनके ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। और पता है, एक्ट में भी बहुत सारे रूल ऐसे हैं कि जहां कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है उसको बोनस देना ही पड़ता है, नहीं तो जो यूनियन के लोग होते हैं ना, जो लेबर यूनियन वाले होते हैं, वो अपना हड़ताल भी कर देते हैं इसी बात पे। क्योंकि बोलते हैं कि हमें बोनस इतना मिलना चाहिए, इतना दिया आपने, तो उसके ऊपर कम केस कर देते हैं, लॉकआउट कर देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मारपीट भी हो जाती है, कई बार तो कंपनी बंद भी होने की नौबत आ जाती है। तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशराइज होता है कि जो कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं उनको बोनस देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो फोर्थ सर है प्रॉफिट शेयरिंग। एक सर सेकंड, एक बच्चा कोई पूछ रहा है, हाँ बोलो। जो एम्प्लॉय के लिए आप बोल रहे हो रिजर्व बना के रखते हैं, तो वो तो लाइबिलिटी में काउंट होता है, रिजर्व और सरप्लस में ना नहीं होता ना। वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ये जो अलग से रिजर्व्स बनाते हैं, ये किस में से बनाते हैं आप बताओ? रिजर्व्स कहाँ से क्रिएट किया जाता है ये बताइए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ना, वो ना 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 ना, लाइबिलिटी वो दैट रहता इज है ना। दैट इज दैट वो अलग चीज हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर किसी कंपनी को रिजर्व क्रिएट करना है तो वो कहाँ से क्रिएट करेगी? अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है आपने, कहाँ से करती है ये पूछा। प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से। तो मान लो पिछले साल कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, पिछले 8 साल से अच्छा कमा रही है, तो कंपनी क्या करती है, कई बार कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है, तो उसको पता होता है कि कभी ना कभी बुरा वक्त आ सकता है। तो कंपनी इसी पॉलिसी को ध्यान में रख के अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व्स क्रिएट कर लेती है। और कई रिजर्व्स कई तरह के होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल रिजर्व होते हैं। तो अगर वो मान लो स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करती है बोनस देने के लिए, या फिर कुछ इस तरह के रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व्स भी रख लेती है, तो उसी रिजर्व्स में से पैसा दे सकती है बोनस के तौर पे। कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि रखा ही इसीलिए था। और उस साल उसका टैक्स भी बच गया था, क्योंकि वो प्रॉफिट उसका घट गया होगा ऑटोमेटिकली। तो दोनों तरफ से फायदा है ना कंपनी को, बोनस भी दे गई और नहीं चाहेगी तो ना भी दे। ठीक है। यस सर। हाँ, अब चौथा। सो गौरी। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग। अगर हाँ, कंपनी अपने नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो वो इस प्रॉफिट को अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, और इससे एम्प्लॉइज हाईली मोटिवेट हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो कंपनी अपने यस। ही हिस्से में से, देखो कई बार क्या होता है ना, कंपनी का को पता है कि उसका और कोई प्लान नहीं है, या कोई उससे उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं है फॉर द टाइम भी, उसके पास डिमांड नहीं है,
या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो उस पैसे का रख के करेगी क्या, तो एम्प्लॉइयों में बांट देती है। इससे एम्प्लॉय भी खुश हो जाते हैं और आगे के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, तो आगे आने वाले समय में भी वो अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे। ठीक है, जो बाहर के रेट है उनसे डिस्काउंट और कंडीशंस भी रख सकती है, और मन करे तो नहीं भी रखती। इससे दो फायदे हैं, अगर आप अपने ही शेयर्स अपने ही एम्प्लॉय को दे दोगे तो एक तरह से रियल ओनर बन जाते हैं, तो उनको एक ओनरशिप वाली फीलिंग आती है। और जिस कंपनी में आपके शेयर्स लगे हुए हैं, आप कभी नहीं चाहोगे कि वो कंपनी खराब करे, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी एम्प्लॉय अपना एक अटैचमेंट फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, इसमें एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद उनके अगर फंड वगैरह जुड़ते हैं तो उसको बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे पेंशन, ग्रेचुइटी, कभी भी रिटायर होते हैं सर तो उनको लमसम पैसा दिया जाता है। हाँ बोलो। स्टॉक्स जो एम्प्लॉय के पास है, जब वो कंपनी छोड़ेगा फिर तब वो उसके तो मतलब कि कंपनी छोड़ेगा तो उसके पास वो रियल ओनर है ना, वो छोड़ने के बाद छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर्स कंपनी में छोड़ने के खरीद बाद वो रखे हैं। शेयर उसके पास ही रहेगा या फिर वो कंपनी वाले पैसे दे देते हैं? नहीं नहीं, शेयर तो उसी के पास रहेगा, जिस दिन उसको शेयर मिला उसी दिन से उसका ओनर बन जाता है। अच्छा। लेकिन है ना, वो आप इन्वेस्टेड रहने दो, आपको नहीं बेचना है, रखो इन्वेस्ट करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बड़े बड़े जो सीईओज होते हैं कंपनियों के, आप देखना उनके बहुत पैसा लगा रहता है कंपनी में। जो सीईओज होते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि को पार्टनरशिप, उनके बहुत पैसे, जितने वो लोग इतना पैसा लेते ही नहीं है। कई तो अब जैसे एलन मस्क है और ये लोग हैं, ये क्या करते हैं, अपने कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, तो प्रॉफिट इनका दिखता नहीं है, टैक्स देना नहीं पड़ता। और आप कंपनी में से आप देख लो ना, एलन मस्क का कम से कम 60 से 70% हिस्सा लगा हुआ है अपनी कंपनी में। जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखोगे उनका शेयर लगा हुआ है। आप रिलायंस के देख लो, रिलायंस में अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी का 50% से ज्यादा हिस्सा लगा हुआ है। तो ये लोग तो अपने पैसे उसी में लगा देते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयज का भी शेयर अगर आप दे देते हो तो एम्प्लॉय भी मालिक बन जाता है और उसका भी पैसा लगा रहता है, तो कंपनी के बुरे वक्त पे वो और आपके लिए सपोर्ट में रहता है, क्योंकि उसका भी तो नुकसान होगा। नेक्स्ट। तो लास्ट है प्री रिक्विजिट्स, इसमें एम्प्लॉयज को उनकी एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे हाउसिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और मेडिकल फैसिलिटीज। इससे ठीक है, एम्प्लॉयज काफी benefit होते हैं। बिल्कुल। आप देखोगे कई सारे जो जॉब हैं, जैसे खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इनको एडिशनल फैसिलिटीज मिलती है, जैसे घर मिलता है। आप देखो दिल्ली कैंट में जाओगे तो जितने आर्मी पर्सनल हैं सबको घर मिले हुए हैं, जितने ऑफिसर्स हैं सबके लिए ऑफिसर्स कॉलोनी होती है, तो रहते हैं। इसी तरह से अगर आप मान लो आप भी कहीं जॉब में लगते हो और कंपनी में लगते हो, तो कई बार कंपनी भी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, अपने खुद के हाउस बना के रखती हैं और सारे अपने एम्प्लॉयज का एक अलग जो बिल्डिंग होती है और पूरा एरिया होती है, उसी में उनको सबको घर दिया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एक लिमिट दे दी जाती है कि जैसे मान लो आप में से कोई लग गया मल्टीनेशनल कंपनी में या अच्छे पोस्ट पे, तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप अपना और अपने परिवार के, जैसे मम्मी पापा का मेडिकल अलाउंसेस मिलता है आपको, कि इतना 20 लाख या 25 लाख तक का जो भी इलाज का खर्चा आएगा कंपनी बियर करेगी। तो आपको बिल देने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो भी उसमें लिस्टेड होते हैं हॉस्पिटल्स, उनमें आप कभी भी, मतलब मान लो इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी आई, तो जो भी खर्चा आएगा उस हॉस्पिटल की बिलिंग वो कंपनी बियर करेगी। ठीक है, हो गया। यस अब ये जो परक्विजिट्स है ना, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, ये डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव है या इनडायरेक्ट, ये बताओ गौरी। सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं दे रहे हैं। आपको हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है आप घर में जाके रहो। ये नहीं बोल रहे हैं कि ये लो 1 लाख रुपए या 20 हजार रुपए हर महीने, 20-20 हजार रुपए नहीं देंगे आपको घर दे देंगे। आपको रहना है तो फायदा है, नहीं रहोगे तो नहीं फायदा। इसी तरह से मेडिकल वाले में भी कैश नहीं देते, वो हॉस्पिटल को पे करते हैं, आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वी हैव लर्न। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आज इतना ही करते हैं, इसके नोट्स बना के आप लोग रख लीजिए, और किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। है किसी को डाउट? सो क्लास ओवर करते हैं, वी आर रनिंग लेट।